हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ साइबर लॉ के नए टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका विनीत। दोस्तों, चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स वह कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि पेपर बेस्ड नहीं होते, मींस कि पेपरलेस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा किए जाते हैं, किसी डिजिटल मोड के द्वारा किए जाते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो कि पार्टीज के कन्वीनियंट के लिए कन्वीनियंट रहे और पार्टीज का जो समय है उसे भी बचाया जा सके। तो पार्टीज के कन्वीनियंस के लिए और स्पीडी एंट्रिंग, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी से जल्द एंटर करने के लिए इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की। द कॉन्ट्रैक्ट एज फॉर्म्ड by interaction between two or more individuals through use of electronic means or digital mode of communication। तो दोस्तों, वह कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के बीच में जो इंटरेक्शन हुई है, और वह इंटरेक्शन कैसी हुई दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा या डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि वह कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉर्म किए गए हैं पार्टीज, दो या दो से अधिक पार्टीज के इंटरेक्शन के बिहाफ पे, जो कि इंटरेक्शन कैसी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मींस में या डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। तो इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। So friends, now let's understand the elements of e-contract, which is already given in Indian Contract Act 1872. There are some essential element to an e-contract as well. So first is an offer and acceptance to be made. Proposal और acceptance होना जरूरी है। ऑफर किया हो, प्रपोजल दिया हो और फिर उस पर एक्सेप्टेंस आई हो, तो ये जरूर होना चाहिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट में। देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो उन दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है और उसका जो कंसिडरेशन है, वह कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। कि लेट सपोज कि किसी ने एक एग्रीमेंट करने चले और किसी ने उन्हें ऑफर किया कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर किया कि मैं ये बंदूक बेचना चाहता हूँ और आप 1000 रुपये में ये खरीद सकते हैं। तो सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्टेंस दे रही है कि हाँ, मुझे ये बंदूक चाहिए, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो क्या दोस्तों, जो कंसिडरेशन है बंदूक का 1000 रुपये का कंसिडरेशन तो ठीक है, बट जो गन का कंसिडरेशन है, क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन है? क्योंकि हम गन सेल नहीं कर सकते, ना ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो इलीगल है, एक वेपन है, तो हम उसको बेच नहीं सकते। तो यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस में। देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, उन सभी पार्टीज का जो कंसेंट है एक दूसरे के ऑफर, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है, उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ जी, हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए एग्री कर रहे हैं और ये एग्रीमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन पे, जो कि लॉफुल कंसिडरेशन है, ये हमारी फ्री कंसेंट है। तो पार्टीज की जो कंसेंट है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लॉफुल होना जरूरी है। जैसे कि मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी के मर्डर का, तो क्या मर्डर लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि ये एक क्राइम है। मैं मर्डर के लिए किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। जो भी इलीगल है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए,
ये भी इसका मेन एसेंशियल एलिमेंट है। तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मीन्स एज, और जो उनका पर्टिकुलर साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंसी है वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि इनकम्पिटेंट है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर वो इन लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब आप उसे इन्फोर्सेबल होता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य होता है। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। So friends, now moving to our next point, which is construction of e-contract। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो ये है कि सेक्शन 10A आईटी एक्ट 2008 का जो सेक्शन 10A है वो ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में जो भी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल है या रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे एनफोर्सेबल कर दें उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो सिंपल मीनिंग में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मीन के द्वारा एक्सप्रेस किया गया एक्सेप्टेंस और प्रपोजल या फिर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सिबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सिबल बाय लॉ है। तो इस आधार पे हम उसे ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इस आधार पे हम इसे अनएनफोर्सिबल कर दें। तो ये चीज़ सेक्शन 10A में बताई गई है। फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड फ्रॉम द पार्टीज। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर्स की, दोनों पार्टीज के। तो ये आवश्यक तत्व है जो कि कंपल्सरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिफाइंड इन आईटी एक्ट सेक्शन 2P। सेक्शन 2P में डिफाइन किया गया है आईटी एक्ट के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के। ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी electronic record by a subscriber by means of any electronic technique specified in second schedule and it includes the digital signature। मीन्स शेड्यूल 2 में जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक दी गई है उस टेक्निक के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अगर सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेट कर रहा है वह पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाएगी। तो सीधे सीधे दोस्तों समझते हैं जो सेकंड शेड्यूल में जो भी टेक्निक दी गई है इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स कि इस टेक्निक के द्वारा जो भी सब्सक्राइबर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करेगा वह टेक्निक और वह जो ऑथेंटिकेशन है वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाएगी। सेक्शन 5 में आईटी एक्ट के कह रहे हैं दैट वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैथड ऑथेंटिकेटेड बाय अफेक्सिंग अ सिग्नेचर or any document signed by or bear the signature of any person, then such requirement shall be deemed to have been satisfied। मीन्स कि जो भी इसमें मीन्स कि ये बताया गया जा रहा है कि लॉ को क्या रिक्वायरमेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है आईटी एक्ट के तहत में जो ई कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर लॉ कानून चाहे तो कानून की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसे पर्टिकुलर इन्फोर्सेबल करने के लिए, तो वो किसी समय भी एक इंफॉर्मेशन मांग सकता है जहां पर डिजिटल सिग्नेचर द्वारा एफेक्स किया गया हो, मतलब जहां पे डिजिटल सिग्नेचर दिए गए हों, पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन दी गई हो किसी ई कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वह कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड माना जाएगा। Electronic signature shall be serves as a purpose as a handwritten signature। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी एज ए हैंड रिटन सिग्नेचर ही माना जाएगा। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करते हैं तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी मान्यता होगी। तो सेक्शन 85 कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि एज फॉर एज डिजिटल सिग्नेचर इज कंसर्न।
तो जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर से कंसर्न रखते हैं जो जो चीज़ें हैं, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, मतलब जो एक एविडेंस एक्ट के तहत जो एक कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस क्या है जो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की मान्यता होगी, वो है डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कोर्ट ये मान लेगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट में दी गई है वो ट्रू है और करेक्ट है, मीन्स सही है और सच्ची है। तो दोस्तों चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दी गई है, जैसे कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी। जैसे कि आप देते हैं जो प्रपोजल कर रहा है यहाँ पर वो ओरिजिनेटर है, और जो एक्सेप्टेंस दे रहा है ई कॉन्ट्रैक्ट पे वो एड्रेसी होता है। तो अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 2ZA, तो ध्यान से याद रखिएगा, आईटी एक्ट 2008 के सेक्शन 2 के ZA में ओरिजिनेटर की डेफिनेशन दी है। अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ओरिजिनेटर। कि कोई पर्सन, वह कोई भी एक व्यक्ति जो कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति ओरिजिनेटर कहलाएगा। मीन्स कि एक तरह से यह व्यक्ति अपने एंड पे इनिशिएटिव स्टेप लेकर ओरिजिनेट कर रहा है, मतलब अपनी तरफ से सेंड कर रहा है सेकंड पार्टी को एक प्रपोजल, तो वह व्यक्ति ओरिजिनेटर कहलाएगा। और एड्रेसी अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 2B में दिया गया है इसका डेफिनेशन, अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। मीन्स कि ओरिजिनेटर द्वारा, पहले जो हमने पढ़ा डेफिनेशन में ओरिजिनेटर कौन होता है, तो जो ओरिजिनेटर जिस व्यक्ति को भेजना चाहता है, तो एक जैसे कि ओरिजिनेटर ने एक मैसेज सेंड किया, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड किया, तो जिस व्यक्ति को ओरिजिनेटर जिसकी इंटेंशन है सेंड करने को, यदि वह व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को रिसीव करता है तो वह व्यक्ति एड्रेसी कहलाएगा, मतलब वह पार्टी एड्रेसी कहलाएगी। तो इसमें भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए बाय द पार्टीज, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए बोथ द पार्टीज के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए ऑथेंटिकेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट्स है, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखेंगे आप जब भी किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं तो वहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन देते हैं या फिर एक्नॉलेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आता है टाइम, प्लेस, डिस्पैच, जो भी आपने अपनी लोकेशन मेंशन की है, जो भी रिसिप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तरह आपके पास शो हो जाती है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, तो ये सभी चीज़ें एक ई कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट और क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ आप फोटोज़ भी देख रहे होंगे जो मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे अटैच किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो ब्राउज रैप का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्राउज करना। तो ब्राउज रैप एग्रीमेंट्स कवर द एक्सेस टू और यूज ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। किसी भी वेबसाइट में, जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसके एक्सेस के लिए या उसमें दिए गए मटेरियल्स, जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए जो भी आप एग्री करते हैं। लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट ओपन की, उसमें दिए गए प्रोडक्ट्स को आपको एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप उसे क्लिक करेंगे। तो जब आप उसे ओपन करने जाएंगे तो ओपन करने से पहले आपके पास एक डिस्क्लेमर ये और कंफर्मेशन करके एक पॉपअप आएगा, जैसे कि आप इस मैसेज में भी देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक पीछे वेबसाइट है, वेबसाइट जो कि होटल की पूरी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, बट हम जब
इंफॉर्मेशन को जब जान सकते हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के उस पेज को जब एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर वेब पेज को, जबकि हम इस डिस्क्लेमर या कंफर्मेशन को एग्री करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आई एग्री और डिसएग्री। अगर आप आई एग्री करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे, या और डिसएग्री करते हैं तो वापस आप अपनी होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वही बताया गया है, only if the person agrees to the term and condition on the web page, then he can access the content of web page. अगर आप उस पर्टिकुलर डिस्क्लेमर और कंफर्मेशन में दिए गए टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, तभी आप उस पर्टिकुलर वेब पेज के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। मींस कि आप और पर्टिकुलर वेबसाइट के बीच में, यूज़र और पर्टिकुलर वेबसाइट के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूं। किसके द्वारा? आई एग्री बटन को प्रेस करके। तो वह जो एग्रीमेंट आप यूज़र और वेबसाइट के बीच में हो रहा है, वह एग्रीमेंट ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दूसरा है दोस्तों श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं, या फिर किसी टर्म एंड कंडीशन को कह सकते हैं, या फिर कोई बॉयलर प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के साथ पैक होके आते हैं। लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आपने एक सॉफ्टवेयर की सीडी खरीदी जिसको आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, तो सीडी के पैकेज के साथ, मतलब जो श्रिंक रैप टाइप सीडी है जो प्लास्टिक रैपिंग में होके आती है सॉफ्टवेयर बॉक्स के अंदर, उसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन का आपके पास एक लाइसेंस एग्रीमेंट भी आता है, टर्म एंड कंडीशंस भी आते हैं उस पैकेज के साथ। मींस कि वो टर्म एंड कंडीशन को अगर आप एग्री करते हैं, तभी आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट यही चाह रहा है कि जो भी प्लास्टिक रैपिंग में कोई भी सॉफ्टवेयर बॉक्स रैप होके आ रहा है, और उसके साथ जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है, जो कि प्रोडक्ट की डिलीवरी के टाइम पे उसके साथ जो उसकी टर्म एंड कंडीशन भी आ रही है, वह टर्म एंड कंडीशन एक श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि जब आप उस टर्म एंड कंडीशन, उस लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करके आगे बढ़ेंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर सीडी में से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। अदरवाइज जब आप उसे कैंसिल कर देंगे तो वह आपके पीसी पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो इट मीन्स कि आप उनकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसके लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री कर रहे हैं। तो इसमें आपके और उस सॉफ्टवेयर के, जो सॉफ्टवेयर के विक्रेता हैं, जो भी जिसके साथ जिससे आपने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, लेट सपोज आपने कोई सीडी खरीदी है, सीडी में जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपका एक लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया है कि आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद अब कुछ भी इशू आता है, कुछ भी होता है, तो वह एग्रीमेंट आपके और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में है। तो उसी तरह के एग्रीमेंट को यहाँ पर श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, जो कि एक प्लास्टिक रैपिंग में कोट होकर सॉफ्टवेयर बॉक्स के साथ आया है, जो कि एक टर्म एंड कंडीशन है किसी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट पे। अ क्लिक रैप agreement is mostly found as a part of installation process of a software package. It is also called a click-through agreement or click wrap license. It is take it or leave it contract which lacks bargaining power. If a consumer likes a product, wants to buy it or avail its service, he can click I accept or OK. Otherwise, if he reject it, he cannot buy a product and avail the service. तो क्लिप रैप एग्रीमेंट भी जस्ट एक श्रिंक रैप एग्रीमेंट की तरह है, बट यहाँ पर क्या है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलिंग प्रोसेस में है, किसी को यूज कर रहे हैं, तो या फिर आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी सर्विसेज को भी आपको खरीदना होगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करना होगा वेबसाइट के द्वारा। तो जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जो पैकेज है उसको खरीदने के लिए आपको
एग्रीमेंट साइन करना होगा, एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करना होगा, एग्रीमेंट को एग्री करना होगा। तो जब आप उस एग्रीमेंट को क्लिक के थ्रू, मतलब एक क्लिक के थ्रू आप उस एग्रीमेंट को एग्री करते हैं, तो वह एग्रीमेंट क्लिक रैप एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं होती यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि या वो इस पर्टिकुलर पैकेज को लेना चाहता है या नहीं, या तो वो उसे ले लेगा या फिर उसे छोड़ देगा। तो या आई एक्सेप्ट करके या ओके करके आगे बढ़ जाएगा, या फिर उसे नहीं खरीदना है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। क्लिक रैप एग्रीमेंट्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो दो तरीके के हो सकते हैं। Type and click, where the user must type I accept or other specified word in an on-screen box and then click a submit. तो या तो आप टाइप कर सकते हैं आई एक्सेप्ट और वहाँ पे सबमिट का बटन आप उसको क्लिक करके चल आगे बढ़ जाएंगे, तो आपकी एक्सेप्टेंस वहाँ पे हो जाएगी। तो इट मीन्स कि आपका एक क्लिक रैप एग्रीमेंट टाइप और क्लिक के द्वारा हो गया कि आपने टाइप करा कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है ये मैं खरीद रहा हूँ और ये मुझे इसकी जो लाइसेंस एग्रीमेंट है मैं उस पर एग्री करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइप क्या करा आई एक्सेप्ट और बाद में जाके क्लिक कर दिया सबमिट पे। दिस डिस्प्लेज एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अ यूजर कैन नॉट प्रोसीड टू डाउनलोड और व्यू द टारगेट इंफॉर्मेशन विदाउट फॉलोइंग दीज। तो जो यूजर है इस पर्टिकुलर टाइप और क्लिक वाले जो इंफॉर्मेशन है उसको अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। मीन्स कि वो यदि उस पर आई एक्सेप्ट टाइप नहीं करेगा और सबमिट नहीं करेगा, क्लिक सबमिट पे क्लिक नहीं करेगा, तो वो पर्टिकुलर स्टेप्स में आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब प्रोसीड नहीं कर पाएगा किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। दूसरा जो है वो है आइकन क्लिकिंग, वेयर द यूजर मस्ट क्लिक ऑन ओके और आई एग्री बटन। तो दोस्तों जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे आप उसे एग्री करेंगे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, या फिर उसको डिसएग्री करेंगे या कैंसिल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आप आइकन को क्लिक करके आगे बढ़ रहे हो, जो कि एक डायलॉग बॉक्स मतलब एक पॉपअप विंडो के द्वारा आया है, तो वह जो है वो आइकन क्लिकिंग एग्रीमेंट कहलाएगा। मीन्स कि जो आइकन को क्लिक करके ओके या आई एग्री बटन के द्वारा, ठीक है, आगे बढ़ता है या फिर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, कैंसिल, और वो विंडो क्लोज हो जाएगी। तो वो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो क्लिक रैप एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये दोनों टाइप्स भी क्लिक रैप एग्रीमेंट्स के ही हैं। तो दोस्तों क्लिक रैप एग्रीमेंट आप बहुत ही इजीली समझ गए होंगे और बहुत ही आसान है ये, क्योंकि जनरली एक क्लिक बेस्ड है। आपके क्लिक के थ्रू आप एग्रीमेंट को कर सकते हैं और आपके और जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसका ये प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बीच में और आपके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है एक क्लिक के द्वारा। तो ये क्लिक एग्रीमेंट, क्लिक रैप एग्रीमेंट दो तरीके से हैं, जहां पर एक टाइप करके और क्लिक करके, या फिर आप डायरेक्टली आइकन पे क्लिक करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। So friends, today's topic related to e-contract is completed, in which we have covered basic information, e-contract and construction of e-contract and types of e-contract. I hope you understand the topic. So please stay at home and thank you once again.